Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं और वो भी EMRS में। जो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है जिसको हम हिंदी में छात्रावास अधीक्षक कहते हैं, ये पोस्ट जहाँ भी हॉस्टल होंगे, जहाँ भी छात्रावास होंगे अलग अलग संस्थानों में, सभी जगह ये पोस्ट होती है। फिर चाहे वो नवोदय विद्यालय हो या अदर कोई भी रेजिडेंशियल स्कूल्स हों जहाँ पर छात्रावास की सुविधा है, वहाँ पर आपको छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट मिलती है। तो ऐसे में अगर आप EMRS के लिए इंटरेस्टेड हैं, EMRS मीन्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, अगर आप इनमें छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि जो EMRS है ये हमारे ऑल इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पर है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं EMRS में छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए, तो EMRS में छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, भर्ती प्रक्रिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, साथ में एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और डिटेल सिलेबस भी हम देखेंगे। छात्रावास अधीक्षक पद के लिए डिटेल सिलेबस को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। वर्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर हम देखें तो मैं आपको इस वीडियो में EMRS में हॉस्टल वार्डन पोस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझेंगे। हॉस्टल वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? तो वैसे तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक छात्रावास अधीक्षक हैं, ये प्रमुख होते हैं किसी भी छात्रावास के। तो जिस छात्रावास में आप पोस्टेड हैं, जिस छात्रावास में आप छात्रावास अधीक्षक के रूप में भर्ती हुई है, उस छात्रावास की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। फिर चाहे हम स्टूडेंट से रिलेटेड करें, जैसे छात्रों के कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या कोई भी अगर उनको समस्या है तो उसका सॉल्व या उसका निराकरण, उनको सलाहें देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा छात्रावास की साफ़ सफाई, जो आपकी बिल्डिंग है उसको किसी भी तरह की कोई क्षति ना हो, मीन्स पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है। छात्र आप अगर बाहर जाते हैं छात्रावास से, तो एंट्री और एग्ज़िट पूरा डेटा रिकॉर्ड रखना, इनके जो भी छात्रों के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके टच में भी आप रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे आपके छात्रावास में रह रहे हैं, तो उनसे भी आपको कम्युनिकेट करते हुए रहना होता है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो छात्रावास की होती है, ये एक छात्रावास अधीक्षक की होती है। छात्रों को किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, जैसे कि साफ़ सफाई मैंने बताया, एंड पानी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आपको पूरा जो मैनेजमेंट जो छात्रावास का रहता है, ये पूरा छात्रावास अधीक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो पोस्ट काफ़ी अच्छी है, सैलरी भी इस पद पर आपको अच्छी देखने को मिलती है। और एक छात्र जब छात्रावास में आप रहते हैं, आपको वहीं पर रहना भी होता है, वहीं आपका रहना होता है, छात्र भी छात्रावास में ही रहते हैं, और छात्रावास में आपको घर की तरह एक माहौल रखना होता है छात्रों के साथ, ताकि उनको भी कंफर्ट फील हो। साथ में अनुशासित भी रखना होता है, अनुशासन बना के रखना होता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारी एक छात्रावास अधीक्षक की होती है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए जानते हैं योग्यता। छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल वार्डन बनने के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर होती है। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है, और ये हम EMRS स्कूल्स जो हैं EMRS, इनके लिए हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बाकी छात्रावास अधीक्षक की स्टेट लेवल पर भी वैकेंसीज आती हैं, उन पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको दे दूंगी आई बटन पर, उनको आप विजिट कर लीजिएगा। अब जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होंगे ना, SC, ST, OBC या PWD या अदर एक्स सर्विसमैन, उनको एज में छूट मिल जाती है, जिसको अभी हम आगे चार्ट में देखेंगे।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं छात्रावास अधीक्षक पद पर भर्ती के लिए किसी भी सब्जेक्ट से, और कितना भी परसेंटेज आपका ग्रेजुएशन में हो, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब हम एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं कैटेगरीज वाइज। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। इट मीन्स कि आप 40 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा 35 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, तो आप यहाँ पर 40 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। अगर हम ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ये 38 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरीज भी रहेंगी, वो यहाँ पर देख लेंगे। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 to 15 ईयर का एज में छूट मिल जाती है। और ये सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी होती है, तो ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको एज में, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में। होस्टल वार्डन का सिलेक्शन प्रोसीजर, तो इसमें आपका, अगर आप ईएमआरएस में होस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो ये आपका 2 स्टेज रहती हैं, टियर 1, टियर 2। टियर 1 आपका रिटर्न होगा, टियर 2 भी रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। टियर 1 एक तरह से प्री एग्जामिनेशन होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होते हैं मेरिट बनते टाइम, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसमें 5 पार्ट होते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, ये रहता है। तो लैंग्वेजेस से 30 नंबर के क्वेश्चंस किए जाते हैं। बाकी आप देख रहे हैं एप्टीट्यूड से भी 30 रहते हैं, रीजनिंग और आईसीटी से 15, अवेयरनेस से 10। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे आईसीटी, जो कैंडिडेट आईसीटी के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या है, तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। कल ही वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो डायरेक्ट चैनल पर जाकर के भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप टियर 1 को क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इसके बाद टियर 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो टियर 2 के लिए 1:10 में कैंडिडेट को कॉल किया जाता है, और इसके लिए आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस उसमें आपका रहता है, जो ESSE मीन्स जो EMRS की वेबसाइट होती है, और एग्जामिनेशन के हिसाब से इसका सिलेबस फिर आपको अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें अभी 2025 का सिलेबस आई थिंक अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन बाकी हम देखेंगे टियर 1 का पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। ये जो स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा ये अभी अपलोड नहीं हुआ था। बाकी अगर जैसे ही होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, जो टियर 2 होगा वो आपका दोनों तरह का रहता है। टियर 1 तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें MCQs टाइप्स क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन जो टियर 2 होता है ना, वो आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है और डिस्क्रिप्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का रहता है, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में 15 प्रश्न होते हैं और मार्किंग होती है 60 की। तो टोटल आपके अगर दोनों मिलाकर देखें तो 55 प्रश्न रहेंगे टियर 2 में, 100 मार्क्स के। 3 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाता है। क्लियर? सो ये आपका 2 स्टेजेस में है, और जो फाइनल मेरिट आपकी बनती है वो टियर 2 के बेस पर ही बनती है, टियर 1 के बेस पर नहीं बनती है। अब हम इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस फॉर होस्टल वार्डन, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, आपका करंट अफेयर्स एंड स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इनसे आएगा। इसके बाद है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, जिसमें आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसेस, सीरीज, डायरेक्शन, ये आपकी रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं। इन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं, ठीक है, कि ये इतने किलोमीटर ईस्ट में गया, उसके बाद इसने टर्न लिया और ये इतना इस तरह गया, तो अभी प्रेजेंट में ये किस तरफ फेस करके होगा या किस डायरेक्शन में होगा,
इस तरह के क्वेश्चंस। वेन डायग्राम, तो ये आपका रीजनिंग करेगा। इसके बाद आईसीटी नॉलेज है। आईसीटी नॉलेज हम एक तरह से कहें तो कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद नॉलेज ऑफ पॉस्को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, इसमें अभी हम 2023 वाला ओपन किए हैं, तो इसमें आपको बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस का दिया गया है। ठीक, तो ये डिटेल सिलेबस है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। EMRS हॉस्टल वार्डन अगर आप बनना चाहते हैं और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।